खासा नाज़रीन कराम, आप सुना है इलेक्शन हो रहे हैं जी। ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। अब मेन मेक तो निकाली जा रही है कि तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया। अब उसमें टेक्निकल बात की जाती है कि जब ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा हल्का बंदियों का और उस पर इतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद फ़ौरन तारीख दे दी जाएगी। वो टेक्निकल बात गिनी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब 90 दिन का मसला तो बीच में रह गया और वो आइनी जो शिक थी उसका क्या बनेगा। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को जो शक था कि शायद इंतखाबात कई साल खींच जाएँ, या कुछ लोग जो कहते थे कि फरवरी में भी नहीं होंगे, अब जनवरी में सुनकर उन्हें कदरे इत्मीनान हुआ होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ सियासी मतलब भी निकला जा सकता है। क्या इंटरिम गवर्नमेंट से दुनिया खुश नहीं है, या इंटरिम गवर्नमेंट से हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है? क्या इंटरिम गवर्नमेंट से हमारा गुजारा नहीं हो रहा? क्या इंटरिम गवर्नमेंट के होते हुए हमें कोई कर्जा नहीं मिल रहा? क्या इंटरिम गवर्नमेंट के होते हुए हमें कोई जो मईशत में जो तब्दीलियाँ लाना चाहते थे वो तब्दीलियाँ नहीं आ रही? बहुत सी बातें हैं जो लोग कही जाती हैं और उनके तज़किये किए जाते हैं। लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है। कोई इसमें मेन मेक निकालता है कि वो 90 दिन के आगे गुजर गया या कुछ इतने दिनों के आगे गुजर गया। अरे यार, हो रहे हैं ना जी 10-15 दिन की आगे पीछे। इसी चक्कर में आपने बहुत से इंतखाबात को मुलतवी किया, आगे डाला, बहुत इल्तवा में सारा मसला चलता गया। अब कुछ नज़र आ रहा है, सामने हो रहा है, तो उसको होने दीजिएगा। आज इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में तो मेरे साथ सलमान आबद साहब मौजूद हैं, कुछ मेरा साथ देंगे, कुछ रहनुमाई करेंगे, तज़किया करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, ये ज़्यादा सियासी तौर पर बाखबर भी होंगे, कानूनी तौर पर भी सूरत हाल को जानते होंगे, वो भी मुझे रहनुमाई करेंगे। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हैं जी, इस्लामाबाद से हमारे साथ, वो भी ज़ाहिर है कि इसके कानूनी पहलुओं को भी अच्छी तरह समझते होंगे और बताएंगे कि हमें क्या नक्शा नज़र आता है। और कंवर दिलशाद साहब जी, जो साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं और निगरान भी हैं मशीर बराए कानूनी और पार्लिमानी अमूर के, वो भी शायद हमारी रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हों। जी लाइन पे मौजूद हैं जिस वक्त, मुझे शक था कि शायद वो लाइन उन्हें नहीं मिली होगी, वो भी मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात। कंवर साहब, पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इफ़ एंड बट्स बहुत आ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा था सलमान को सबसे पहले आगे करूँगा, लेकिन आपसे पूछता हूँ कि क्या क्या नक्शा नज़र आता है आपको, क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं इंतखाबात के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, मुल्क की बेहतरी के लिहाज से तो कुछ हम सोच भी लेंगे। आप बताइए कहाँ खड़े हम। जरा बिल्कुल आपने इंट्रोडक्शन मार्च में सब कुछ बता दिया। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो इंतखाबात की तरफ जो है वो रवा दवा हो चुका है। इंतखाबी फरिश्ते जो है उसका ऐलान जारी कर दिया, 12.5 करोड़ वोटर हैं, और इसी तरह डिलिमिटेशन जो है वो 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। और ज़ाब्ता इखलाक का मुकम्मल हो चुका है, 80 नकात के ज़ाब्ता इखलाक है, 4 अक्टूबर को उसकी भी अप्रूवल मिल जाएगी जो पार्लिमानी साथी जमातों को तलब किया है। और इसी तरह के आप हैरान होंगे, मैं अपना मीर साहब के इलेक्शन कमीशन ने 1 लाख पोलिंग स्टेशनों के बिल्डरों को तयन कर लिया है, उसकी छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। और इसी तरह 15 लाख का स्टाफ जो है वो 4 सूबाई हुकूमतों से तो लिस्टें प्रोवाइड हो गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर फिलहाल तो उन्होंने दिए ब्यूरोक्रेसी से, लेकिन बहरहाल जुडिशरी के साथ जो रब्ता है, अब तो सारे मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये 30 नवंबर को जो हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का सेक्शन 57 के तहत। उसी के तहत उन्होंने कह दिया है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा देंगे। तो मेरी जहाँ तक मामला देखा है, सुना है मैंने, ये 24-25 जनवरी को इंतखाबात का जो है वो मुकम्मल तो अमल हो जाएगा। 24 या 25 जनवरी है उसकी तारीख। लेकिन इन हालात को देखते हुए, जैसे आपने फरमाया, इलेक्शन में बढ़ने में 90 दिन की बात ही गुजर चुकी है। अब 90 दिन के दरमियान में हल्का बंदी आ गई थी, इंतखाबी फरिश्तों की अपडेशन हो रही थी, तो ये सारे मामला जो है हमें अच्छी तरह रवा दवा पे जा रहे हैं। और एक बड़ी अहम बात, अगर आप इजाजत दें, अगर ये हम इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को अपना नया शेड्यूल देकर 8 अक्टूबर की डेट मुकर्रर की थी, तो जनाब मीर साहब, अगर शेड्यूल बरकरार रहता और सुप्रीम कोर्ट उसको कलम करार न देती, इसी अरसे में मुश्तरका वफादात कौंसिल का जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था तो इलेक्शन कमीशन उसको नजरअंदाज कर देता कि चूंकि हमारा शेड्यूल आ चुका है, अब हमने किसी मामले में तब्दीली नहीं करनी। तो वो तो जनाब रास्ता खुल गया जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल नामंजूर कर दिया, कलम करार दिया। तो फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबी
हल्के भी ठीक करने पड़े और हल्का बंदियां भी ठीक करनी पड़ी। तो ये जहर है, अभी ये 24-25 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसमें कोई ऐसा शुबा नहीं है, तमाम क्या खत्म हो गए हैं और इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहते हैं? आप मुझे आपसे हमेशा तवक्को रही है कि आप एक पार्टी से मुंसलिक होने के बावजूद भी आप बिल्कुल एक ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो हमारी रहनुमाई भी करता है और पार्टीजन भी दिखाई नहीं देता है, और कई बार तो ये लगता है कि शायद अपनी पार्टी से भी इख्तलाफ कर रहे हैं। ये जो सारा अनाउंस हुआ है आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से लोगों पर बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन क्या हमारे लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, एक तो जो हमारा दस्तूर है वो ये कहता है कि चोजन लोगों के जरिए जो है वो हुकूमत चलेगी, यानी आपकी हुकूमत आपके जरिए। तो कम से कम ये 8-9 महीने जो ये बताए गए हैं, ये तो चोजन लोगों के जरिए नहीं चली है हुकूमत जो बताई जा रही है। इसमें जो एक्सेप्शन है वो एक 60 और एक 90 डेज की है, वो निगरान खत्म हुआ जा रहा है। वो हमारे यहाँ वो एक सूरत में 60 डेज का था और एक सूरत में 90 डेज का था, और इसको 2-3 दिन असेंबली की को स्विच किया गया। अब उस 90 को भी जो है ना हमने मजीद इलाज कर लिया और किसी न किसी तरह से उसको हम जो है वो जनवरी का कह रहे हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाए। मगर ये बात भी जो है वो तय हो गई कि हम दस्तूर तोड़ रहे हैं या दस्तूर की पाबंदी नहीं कर रहे, और इस वक्त जो चल रही है वो चोजन लोगों के जरिए नहीं चल रही है। यानी इस वक्त जो लोगों पे बोझ डाला जा रहा है वो हमने भी डाला था और हमसे बात भी कर रहा है, ये नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो डाल रहे हैं, और शायद ये का हिस्सा होगा, ये पेशी की गई होगी उसी का हिस्सा होगा कि बाकी रिमेनिंग जो है ना वो लोगों को जो तकलीफ देनी है वो इनके जरिए दे दी जाए। वो ठीक नहीं हो रहा। ये प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, और ऐसे 75-76 साल के बाद। तो इसका क्या आप समझते हैं कि ये कोई, यानी ये बात जो हो रही है ये चलिए गुजारा हो रहा है लेकिन कोई पॉजिटिव बात नहीं है, क्या क्या कैसे इससे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, वो भी जो है ना डिस्प्यूटेड है। एक तो ये है कि उसमें 2 निगरान बैठे हुए थे। दूसरा डिस्प्यूट की आबादी 1/3 जो है वो कम कर दी गई, और उसके जरिए इस नोटिफाई करने के जरिए जो है वो इलाज कर दिया गया। वो टाइम इलाज हो तो सकता नहीं, बहरहाल प्रैक्टिकल इलाज कर दिया गया, और 90 डेज के मुद्दत को भी जो है ना हमने बाईपास कर दिया। तो वो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर फिर जो है जब भी मौरफ कुछ लिखेगा तो उसके तो बैठ जाएगा या तो अपनी उंगलियां उठाएगा। तो ये आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि ख़ासतौर पर सिंध में, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करता, सिंध में बहुत डिस्प्यूट था, ख़ासतौर पर कराची और इंटीरियर के दरमियान सीटों के मसले पर, आबादी के तनाज़े पर। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि कम से कम उन्होंने एक यानी कि कंसेंसस के साथ कह लें या किसी कह लें मान ली है कि ये मरदमशुमारी ठीक है, हालांकि हो सकता है दूसरे सूबों को इतराज़ हो कि इसमें डंडी मारी है सब ने मिलकर। तो ये डिस्प्यूट अभी भी है। हमारी 1/3 आबादी जो प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट आई थी सेंसस कमीशन की, ये स्टैटिस्टिक्स डिवीजन की, ये उसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है ना वो इसमें पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ज्यादा बताई गई, और जब उसको फाइनल किया गया तो वो 70 लाख आबादी तकरीबन उसको कम कर दिया गया। यानी अगर 70 लाख की आबादी रहती तो हमारी 7, 8, 9 जो है वो सीटें कौमी असम्बली में बढ़ती और शायद किसी की कम होती। अब वो बड़े मशकूक अंदाज में वो मामला कम हुआ हुआ है। सिंध में तो मामला सेटल हो गया, मगर यहाँ पे इस हवाले से बेचैनी मौजूद है, और ये किसी न किसी वक्त ये फिर सर उठाएगी कि आपने जनाब वो इतनी भी सीटें हमारी बर्दाश्त नहीं हुई। मगर चले वो मामला तो सेटल नहीं हुआ। डिलिमिटेशन के बाद वो उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड थी आर्टिकल 51 में, मगर यहाँ डिलिमिटेशन के मामले को सामने रख के और उसमें कहा गया कि जी हमने उसमें हल्के दुरुस्त करने, अब पता नहीं हल्के दुरुस्त होंगे, अभी तक तो हल्के नोटिफाई नहीं हुए। अच्छा, वोटर लिस्टें जो है ना वो वोटर लिस्टें तो पहले से बनी होनी चाहिए। दाबला इखलाक की 2-3 चीजें जरा देख लीजिएगा। कमर साहब आपके सामने कह रहे थे कि जी ये काम हो गया, वोटर लिस्टों वाला हो गया,
वोटर लिस्ट में तो ये मुसलसल एक अमल होता है और ये तो मुसलसल अमल के जरिए जो ना अपडेट होती रहती है। ज़ाब्ता इखलाक क्या इनको दोबारा बनाने की जरूरत थी क्या? उसको अगर बनाना था तो उसके लिए इतना अर्सा लगता और अभी तक जो ना वो हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं हुई हैं, मुकम्मल होंगी, फिर वो नोटिफाई होंगी, फिर उन पे एतराज आएगा, फिर उनके ऊपर मुकदमा चलेंगे, फिर उस मुकदमा के नतीजे निकलेंगे और देन जो है ना वो फिर उसके बाद फाइनल जो है ना वो होगा। तो हम सारे जो है ना इस वक्त कौन जो है वो बज़ाहिर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगी है। होप मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो है ना वो जनवरी वाला इलेक्शन हो जाए, मगर यानी कि आप भी कहते हैं कि जनवरी वाले हो जाए, ये भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि एक बेहतर सूरत पैदा होगी। जी जहांगीर जदूर साहब आप क्या फरमाते हैं इस पूरी सूरत हाल पर? ज़ाहिर है कि कामरा मुर्तज़ा साहब कानूनदान भी है, सियासतदान भी है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है जो अलग हो सकता है सबसे। आप क्या महसूस करते हैं इस पूरी सूरत हाल पे? नहीं, उन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है और यही हकीकत है जो उन्होंने बताई है। देखिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो इलेक्शन विद इन 90 डेज होने हैं। जब आपने एक दफ़ा डिवीजन कर लिया है तो फिर उसके अंदर तो फिर आप करते जाएं। हो सकता है इलेक्शन करीब आए तो ये कहेंगे फलाना मसला है तो इस थोड़ा आगे ले आते हैं, फिर हम कहेंगे 90 दिन तो कहेंगे जी ख़त्म हो गए। 90 दिन वाला जो टाइम होता है ना, लाइन, वो जब एक दफ़ा क्रॉस हो गई ना तो फिर उसमें मतलब आप आगे जा सकते हैं। कोई भी बहाना बना के कोई, हम तो ये नहीं कहते कि इलेक्शन आ गए, हम तो कहते हैं 90 डेज के हों। और चलो अगर उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और डेट अभी तक नहीं दी, उन्होंने कहा जी अभी ये कह रहे थे कि पता नहीं कौन सी जनवरी में हो जाएंगे। अल्लाह करे सारे जो हैं, देखें इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन इलेक्शन में और मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक एक पटरी पे लाना, उसके सिवा चारा कोई नहीं है। अगर हम आज दिन तक इस पे तजर्बे ही कर रहे हैं और करते जाएंगे, कभी इस मुल्क के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी रहती है, कभी हाइब्रिड रिजीम रहता है, कभी लोकल बॉडीज को इलेक्शन का प्रोसेस जो है ना, इसको हम चाहते हैं कि एज ए वकील या एज ए वो जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो, चाहे वो नेशनल असम्बली का हो, चाहे प्रोविंशियल असम्बली का हो, वो जो आपने आइन और कानून में लिखा हुआ है उसके मुताबिक होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। जो इन चीज़ों को आप डिले करेंगे, या अब ये देखें इलेक्शन चले वो जनवरी में होते हैं या फरवरी में होते हैं, 90 डेज में तो हर एक को पता है नहीं होंगे, और आगे भी अभी तक जो है वो क्लैरिटी नहीं है बाज़ लोगों के माइंड में कि क्या होगा। ये अनसर्टेनिटी ही इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है कि किसी बंदे को आज आप मुझे बताएं कि सर्टेनिटी उसको कहें यार आपको 100% कन्विक्शन के साथ यकीन है कि इलेक्शन फलानी तारीख को होंगे, तो वो कहेगा नहीं यकीन है। उसकी वजह यह है ना कि जब आप आइन से हट गए हैं, आइन का जो टाइम लाइन था जिस वजह से भी हटे हैं, वो अलग डिबेट है कि आपने वो काम ठीक किया है नहीं किया है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर देखें ना, एक पोलिटिकली लगता ही है कि पोलिटिकल सेटलमेंट हुई है कहीं पे, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये देखें ना, जो जिस तरह उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ये तो इलेक्टेड लोग ये हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्टेड लोग ये हमें गवर्न कर सकते हैं, ये हमारा एक मुआहदा है स्टेट के साथ। वरना तो कल को पुलिस डिपार्टमेंट को लगा दें जी आप ये सारे काम करें, या किसी और डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को लगा दें जी आप और काम करें, तो फिर जो आईनी हदूद हैं वो आप क्रॉस कर रहे हैं। अभी तो हर पता, अभी इन्होंने कहा जी इलेक्शन जो है जनवरी, हम भी शुक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं एक काम कोई पहले बंदा गलत करता है, थोड़ा करता है, कहते हैं चले यार ऐसे थोड़ा किया कोई मसला नहीं है, अभी तो ठीक कर रहा है। तो अब ये सूरत हाल है कि अब उसको कहते हैं इतना जोर लगाओ, इतना दबाओ कि फिर वो बंदा थोड़ा सा कहते हैं चलो अभी ये थोड़ा सा ठीक कर रहा है, अभी थोड़ा सा ठीक कर रहा है। तो अब ये मसला बन गया है कि जब आप आइन और कानून के खिलाफ या उसको वायलेट करके जाएंगे तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक बात। कल को देखे ना, मिसाल के तौर पर जनवरी करीब आती है तो वो मैं तो अभी परसेप्शन दे रहा हूँ, हो सकता है अल्लाह करे ना हो, तो जितना भी KPK का या बलूचिस्तान का कमरान साहब का इलाका होता है उसमें तकरीबन अगर 100% नहीं तो 50 या 60% लोग जो है वो स्नो में होते हैं, बर्फ के अंदर होते हैं। ठीक बात। तो वो क्या है, क्या उन लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी? क्या उनको वोट कास्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? उस जो ये डेट सेट कर रहे हैं वहाँ पे इतना सख्त मतलब मौसम होता है उस जनवरी की डेट का कि आप सोच नहीं सकते। मतलब आप ये पिछले 2 दफ़ा लोकल बॉडी के इलेक्शन KP में इस वजह से डिले हुए कि उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो मौसमी हालात हैं हज़ारा डिवीजन में या ऊपर अगर आप चले जाएं तो वो ये अलाउ नहीं करते कि जी आप इलेक्शन जो है
वो करें और तमाम लोग जो है अपनी वोट टर्न ओवर जो है उनका टर्न आउट बहुत स्लो होगा और कम होगा। ठीक बात। अब हो सकता ये ना हो कि जनवरी में हम जब पहुंचे तो चीफ सेक्रेटरी हाथ लिखते हैं जी सारे सूबों के सर्दी का अभी मौसम तो हाँ क्लाइमेटिक कंडीशन बड़ी खराब है, तो हम ये तवक्को करते हैं जी कि इसका जो आगे इलेक्शन का असल मकसद तो डेमोक्रेसी है, तो जब लोग ही नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी। तो लिहाजा एक मार्च निकल जाए तो मौसम ठीक हो जाए तो फिर इलेक्शन हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर जब हम ये तो कहते हैं कि मार्च से पहले हमें सेनेट के इलेक्शन कराने हैं, उस वक्त तक लेकिन यहाँ इस मुल्क के अंदर मैंने कहा ना अनसर्टेनिटी है, उसी वजह से अनसर्टेनिटी है कि चीजें कानून और आइन के मुताबिक मूव ऑन नहीं कर रही। ठीक बात है। जो बंदा चीजों को कानून और आइन के मुताबिक नहीं करता वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, वो भी मीडिया का हिस्सा बनते हैं, डिबेट में आते हैं। जो गवर्नमेंट के एहलकार हैं या गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनमें से बहुत ज़्यादा कम ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं दे या मेरिट पे भी नहीं दे। वो तो कहते हैं जी ठीक है बस इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। मेरी एक परसेप्शन है, हो सकता है गलत हो, अल्लाह करे गलत हो, लेकिन ये ना हो कि जनवरी में जाए तो कहें मौसमी हालात बहुत खराब है, सर्दी बहुत है, थोड़ा सा आगे सर्दी। जी सलमान साहब आपको तो बना बनाया बाल मिल गया है, बड़े आराम से बात ये है कामरान मुर्तज़ा साहब ने और जदून साहब ने एक बुनियादी बात तो कह दी है ना कि आइन शिकनी तो हो गई है। अब ये 90 डेज वाला इलेक्शन का जो मामला है ना ये 2 सूबों के अंदर पूरा हो सका, ना अब हमें आम इंतखाबात में पूरा होता नजर आ रहा है। एक दफ़ा आपने ट्रेन को पटरी से उतार दिया है, अब वो उतर गई है, इसलिए इबाम भी पैदा हो गया है, इसीलिए अनसर्टेनिटी भी पैदा हो गई है, इसीलिए लोगों के अंदर डाउट्स भी पैदा हो गया है कि इलेक्शन होने या नहीं होने। बेहतर था इलेक्शन कमीशन जो है चाहे इलेक्शन का शेड्यूल बाद में जारी करता लेकिन डेट पहले दे देता। अगर वो डेट दे देता तो शायद उससे भी इबाम थोड़ा सा दूर हो जाता। ये पहली दफ़ा हम देखा है कि हमने इलेक्शन कमीशन ने हफ्ता अनाउंस किया है, डेट नहीं अनाउंस की, हफ्ता अनाउंस किया है। चले थोड़ी सी देर हो गई, मान लेते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं, हमने आगे रास्ता निकालना है ना, अब हमने रुकना तो नहीं एक जगह पर। अब आप इसको इंश्योर करें कि जनवरी की जो भी तारीख है, आखिरी हफ्ते की जो भी तारीख है, अब आपने उसको इंश्योर करना, नंबर 1। और सिर्फ इंतखाबात को एक रिहर्सल के तौर पे नहीं कराना, इसको एक कार्रवाई के तौर पे नहीं कराना। आपके सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है कि आपने इलेक्शन को क्रेडिबल इलेक्शन में बनाना है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बनाना है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करना है, इंतखाबात को मुतनाज़ा नहीं बनाना। ये ना हो कि इंतखाबात के नताइज के बाद सारी पार्टियां खड़ी हो जाएं और कहें कि हमें इंतखाबी नताइज कबूल नहीं है क्योंकि इंतखाबात में धांधली हुई है। ये जो सियासी इंजीनियरिंग का खेल है, एक तरफ हमने KPK के अंदर जो है वो परवेज खटक की सूरत में बनाई है पार्टी, इधर हमने जहांगीर तरीन की सूरत में बनाई है, और अब खबरें आ रही हैं कि एक तीसरी पार्टी भी मर्ज कर रही है, वो खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब और वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। अब इस तरह की जो पार्टियां बनती हैं वो बगैर किसी सपोर्ट के तो नहीं बनती। तो अगर कोई इसको बना रहा है तो इसका मतलब है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है। PMLN को भी रिजर्वेशन है, PTI को भी रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को भी रिजर्वेशन है। ये जो कुछ हो रहा है फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अब सिर्फ PTI का नहीं रहा, पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो गई है, MQM भी शामिल हो गई है, PMLN की अपनी भी रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शन महज इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन से पहले जो रूल्स ऑफ गेम्स तय होने हैं ताकि एक क्रेडिबल इलेक्शन की तरफ जा सके, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बढ़ सके। सलमान साहब कैसे तय होंगे, कौन तय करेगा? देखिए ना, तय ये करना है, आप लोग मिल के बैठे ही नहीं। अब आप देखिए ना, अब आपने तय करना ना, अब आप सारी सियासी जमातों के साथ बैठे ना और एक कोड ऑफ कंडक्ट निकाले ना इलेक्शन का। और ये जो खेल खेला जा रहा है हमारे यहाँ इलेक्शन के नाम पे सियासी इंजीनियरिंग का, इसको बंद कर दें यार। ये क्यों खेल खेला जा रहा है, क्यों नई पार्टियां मर्ज की जा रही है, क्या इसके हम नतीजा निकालना चाहते हैं, किसको ताकतवर बनाना चाहते हैं, किसको कमजोर करना चाहते हैं? और ये इलेक्शन से पहले जो रीअरेंजमेंट हो रही है, पार्टी बनाने का हक है। नहीं हक है, अगर वो किसी प्रोसेस के तहत बन रही है। अब आप मुझे बताइए ना, परवेज खटक की पार्टी किसी प्रोसेस के तहत बनी है, जहांगीर तरीन की पार्टी किसी प्रोसेस के तहत बनी है। सबको पता है पार्टियां कैसे बनती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन को क्रेडिबल इलेक्शन की तरफ ट्रांसलेट लाएं। क्योंकि देखिए ना, आप कहते हैं हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। अब अगर आपने इलेक्शन के अंदर कुछ इस तरह का काम करना है, जैसे माजी के अंदर हम 2018 के इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि जी ये तयशुदा इलेक्शन था, अब भी अगर हमने तयशुदा इलेक्शन करवा दिया तो फिर क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, क्या आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? और इलेक्शन के डिलेइंग के बारे में हमसे ज्यादा कॉन्शियस इस वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी है। आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, आपको IMF कह रहा है, आपको अमेरिका कह रहा है, आपको बरतानिया कह रहा है, आपको बाकी मुल्क कह रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत से लोग कह रहे थे कि 2 साल का सेटअप है,
कुछ लोग तो कहते हैं चूंकि वो कह रहे हैं इसलिए हमें इलेक्शन तो कराने चाहिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं ना, अब हमारे अंदर से ये क्यों चीज नहीं निकल रही कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंप्लीट करना है ताकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, 5 साल के लिए हुकूमत हो, उसके पास कोई रोड मैप हो, वो इन चीजों को इंश्योर कर सके। तो इसलिए इलेक्शन का होना एक बात है, इलेक्शन का क्रेडिबल होना ये दूसरी बात है। आपकी बात बिल्कुल मुकम्मल हो गई जी, यानी मुकम्मल का होगा मतलब ये बात मुकम्मल हो गई। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद इस बात को आगे चलाते हैं। ख़ासतौर पर कमर दिलशाद साहब के लिए कहने की बहुत सी बातें होंगी, बहुत से सवाल उठाए गए हैं जिनके जवाब उन्हीं के पास हो सकते हैं और किसी के पास तो नहीं होंगे। देखें वो क्या जवाब देते हैं। एक वक्फे के बाद हम इस बात को जारी रखते हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, सारे बातें, नुकात, आइनी, कानूनी, दस्तूरी और अमली तौर पर जो कुछ हो रहा है वो भी सारा सुना। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है और क्यों अनाउंस नहीं हुआ, अब कैसे अनाउंस हुआ, मरदमशुमारी अनाउंस की जानी चाहिए थी कि नहीं की गई है, तो कहाँ प्रॉब्लम रह गया है। बलूचिस्तान में अभी कहते हैं प्रॉब्लम है, कुछ कहते हैं बलूचिस्तान में तो प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि वहाँ तो अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं और वो आके आबाद हो जाते हैं और वहाँ के अपने आप को शहरी करार देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यही तो एतराज़ पैदा होता है कि वहाँ पख्तूनों और बलोचों का झगड़ा ज़्यादा है, और कुछ लोग कहते हैं कि पख्तून इस तरह बढ़ रहे हैं, बलोच इस तरह कम हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी बहसें हैं, बहुत सी गुफ्तगू हैं। इस तरह खबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। पंजाब के लोग कहते हैं हर बार हमारी ही आबादी कम करने की कोशिश की जाती है, ये क्या हो रहा है। सिंध में कराची का और इंटीरियर सिंध का झगड़ा जो हो रहा है ऐसा परमानेंट है। कराची कहते हैं हमारी आबादी कम की जा रही है, वो 3 करोड़ से कम मानते नहीं थे, अब बड़ी मुश्किल से 2 करोड़ पे मांगे हैं, लोगों ने सुक्का सांस लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि इस ज़रिए लाड़काना और नवाबशाह की आबादियाँ भी बढ़ गई हैं, वो शायद आउट ऑफ प्रपोर्शन बड़ी बड़ी बहसें थी, सब एग्री कर गए, लोगों ने सुख का सांस लिया। लेकिन उस सुख के सांस के साथ ये बहुत से प्रॉब्लम पैदा हो गए कि इलेक्शन 90 डेज़ में जो कराना जो था वो मुमकिन दिखाई ना दिया उस वक्त जब ये अनाउंस किया गया। क्यों कमर दिलशाद साहब, क्या मसला है इस सारा? सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो मरदमशुमारी का जो मामला था, डिजिटल मरदमशुमारी का, वो साबका वफाकी हुकूमत ने 7 अगस्त की रात को उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। 9 अगस्त को असेंबली डिजाइन हो गई। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत पाबंद हो गया कि चूंकि गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है मरदमशुमारी का, जिसमें लिखा हो कि लास्ट जो आखिरी नताइज होंगे मरदमशुमारी के, उसकी बुनियाद पर जो है वो रीडिजाइन की जाएगी हल्का बंदियों की। तो वो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां कराने का रोड मैप दिया, पहले 4 महीने का दिया। बाद में जब सियासी जमातों की रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने 14 दिन का जो है उसको कम कर दिया। वो 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर तक वो ले आए और 30 नवंबर को हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फिर उसके साथ साथ इलेक्शन पाकिस्तान ने कर सारी क्या सराइयाँ अफवाहें उसको खत्म कर दी और कहा कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवा देंगे। तो ये तो था, इस लिहाज से ये अगर हल्का बंदियों का मसला ना आता, मरदमशुमारी बीच में ना आती, तो ये आपके 7 नवंबर को इंतखाबात हो जाने थे। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारी कर ली थी। अब ये हमारे दोस्त बैठे हैं, मुर्तजा साहब भी ज्यादा इसको ऐसे डाल सकते हैं, हमारी भी एक तो तजवीज तो नहीं कह सकते। जो अब आइन और कानून पड़ा है उसमें आइन के आर्टिकल 51 वाज़ेह तौर पर कहता है कि आपने मरदमशुमारी के बाद आपने हल्का बंदियां करवानी है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद हो गया आइन के आर्टिकल 51 पर अमल दरामद करने पर। अब बाकी जो 90 दिन की बात वो भी दुरुस्त है, वो आर्टिकल 224 है, लेकिन आर्टिकल 51 भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो भी फंडामेंटल का आर्टिकल है हमारा। उसकी बुनियाद पर इंतखाबी हल्के जो है वो मुरतब करने पड़े। तो ये 3-4 महीने जो है इलेक्शन मुलतवी हो गए, मौखर हो गए और बात चलेगी जनवरी तक। अगर ये मरदमशुमारी का मसला पेश ना आता तो इलेक्शन कमीशन ने 7 नवंबर को इंतखाबात करवा देने थे। ठीक बात। ये कामा मुर्तज़ा साहब, ये हम लोग जो करते रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारी पार्टियां के डेट बढ़ाई जाए मरदमशुमारी की, 10 दिन बढ़ाई जाए, 20 दिन बढ़ाई जाए, और हुकूमत बढ़ाती रही, और कभी 10 दिन कभी 20 दिन, ख़ासतौर पर कराची के इसलों पर शोर पड़ता रहा। आप नहीं समझते कि ये इसकी सबब बना है डिले का, मरदमशुमारी के अनाउंसमेंट की डिले का, और उस हिसाब से इलेक्शन का, क्योंकि उनकी सीटों का भी तो मसला था। क्या कहेंगे आप इसको,
ये मसला पैदा तो नहीं इसलिए हुआ या क्या, क्यों पैदा हुआ ये मसला? CCI का इजलास बुलवा लेते हैं और वो निगरान होते हैं और बाकी जो है ना हमारे वाले को जबरदस्ती लेके आता है 2-4 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से, तो उसकी फॉर्मेशन देख नहीं है, वो नोटिफिकेशन जो है वो जो उसमें हुआ है वो गलत हुआ है। फिर उसको 51 की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो असल रिक्वायरमेंट उस वक्त आती जब बलूचिस्तान की वो आबादी रहती जो कि उसमें मेंशन थी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। उस 51 के वो मामले के लिए कि किसी की सीटें कम होंगी, किसी की सीटें ज्यादा होंगी, इन्होंने 1/3 पॉपुलेशन को फाइनल रिपोर्ट में दूसरे सूबों में उसी तनासब से मर्ज कर दिया जिस तनासब से सीटें डिस्टर्ब नहीं होती। उसको जब उसके ऊपर कुछ भी हुआ है किया गया है, ये क्या रिपोर्ट में जो ना 70 लाख आबादी यानी 1/3 पाकिस्तान की ज्यादा हो, और जब उसकी फाइनल रिपोर्ट आए जो है ना वो तकसीम किया जाए जिसमें किसी सूबे की कोई कौमी असम्बली की सीट न जाए। जब सीटें कौमी नहीं तो फिर ये नहीं हल्का बंदियों की एक्सरसाइज करना सूबों में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सूबों सीटें हैं तो वो रहेंगी, अगर बढ़ा दें तो सूबों को फर्क नहीं पड़ता। मगर कौमी असम्बली को उन्होंने उसी तनासब आबादी को बाद में वो बराबर कर दिया कि जिससे किसी की सीट ना बढ़े ना किसी की सीट कम हो। तो ये मामला जो है वो कुछ ऐसा है जिसमें उसके लिए तो शायद हमें एक यानी कि आइंदा मर्दमशुमारी का इंतजार करना पड़ेगा और क्या सूरत बनती है, कैसी बात है। जी जदून साहब, आप क्या फरमाएंगे इस पूरी सूरत हाल पे? कि मैं आपको इशारा कर रहा था, मैंने आप उठाया कि कंवर दिलशाद साहब को ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है मेरे पास, ये पढ़ के सुनाना चाहा था। जो आर्टिकल 51 का आर्टिकल 5 है उसमें किधर भी डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिलिमिटेशन का बिल्कुल जिक्र नहीं है। एक जगह जो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी ड्यूटी है डिलिमिटेशन कराना, उसमें ज़रा सा जिक्र है और वो डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के तहत है। हाँ, यहाँ पे जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का इसको तो आप वायलेट कर रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लॉज प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब आप सीटें तो बढ़ा ही नहीं रहे, सीटें तो एलोकेट कर ही नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे? आपसे को पूछे भाई जिस बंदे ने ये सेंसस नोटिफाई किए हैं कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे, सिर्फ आप नोटिफाई कर रहे हैं, सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। तो सीटें अगर नहीं बढ़ा रहे हैं तो पहले तो जवाब ही नहीं है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे। अगर नहीं बढ़ा रहे तो फिर डिलिमिटेशन का इशू कहाँ से पैदा होता है? फिर आप इसका मतलब ये था कि आपने सेंसस को नोटिफाई इसलिए किया है कि इलेक्शन डिले हो, और एक रूट काज आपने पैदा की है इसके लिए जो इलीगल है मेरे पर्सनल व्यू से एज ए लीगल एक्सपर्ट, कि आपने ये ऑफिशियली सेंसस कर दिए अनाउंस। तो इसका असल मकसद ये है आर्टिकल 51(5) का कि आप सीटें एलोकेट करेंगे प्रोविंस के और फेडरल कैपिटल यानी कि ICP के अंदर नेशनल असेंबली, वो आप नहीं कर रहे। वो किस कानूनी जवाज़ के तहत, किस आईनी जवाज़ के तहत नहीं कर रहे। तो फिर इसका तो जो प्रोसीडिंग आपने सेंसस जो अनाउंस किया उसका तो पर्पज ही कोई नहीं है। तो डिलिमिटेशन का तो सिर्फ इसलिए डिलिमिटेशन कर रहे हैं कि इलेक्शन को आगे ले जाए। ठीक बात। सलमान आबद साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, बात बड़ी फिर कहूँगा बना बनाया बाल मिल गया। कह रहा हूँ ना, बात बड़ी बुनियादी सी है। इलेक्शन को डिले करने का जो प्लान था उसका तो पूरा खेल जो है वो साबिक वफाकी हुकूमत पूरा करके गई है ना। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद के ऊपर इंतखाबात का काम किया। इसका मतलब है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग थी जो रूलिंग पार्टी थी कि हमने इलेक्शन को डिले करना है। और ये बिल्कुल ठीक जदून साहब ने बात की है कि एक आइन होता है, एक इलेक्शन एक्ट होता है। तो जो प्रिवेल करता है वो आइन प्रिवेल करता है, इलेक्शन एक्ट नहीं प्रिवेल करता। अब मसला सिर्फ ये है कि हमने कर दिया और हम कर रहे हैं और बड़ी डटाई के साथ कर रहे हैं। हमारे पास जवाब भी बहुत हैं और आगे के बारे में भी कोई नहीं पता कि हमने करना भी है, नहीं करना, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन अब सवाल फिर वही आ जाता है कि मियाँ साहब, अपना मीर साहब, कि अगर आप इन चीज़ों को एक एम्बिग्विटी के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या रेजोल्यूशन क्या निकलेगा? रेजोल्यूशन ये निकलेगा कि जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड स्टेक होल्डर हैं इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है। कोई एक का मसला नहीं है,
मसलन सब के सब, चाहे वो इंतजामी अमूर में बैठे हुए हैं, चाहे वो लीगल अमूर में बैठे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल अमूर में बैठे हुए हैं, और चाहे वो वोटर के कॉन्टेक्स्ट में है। इवन देखिए ना, अब आप मुझे बताइए, केयर टेकर गवर्नमेंट को बने हुए महीना होने वाला है, और जो सूबाई केयर टेकर्स है वो कई कई महीनों से बैठी हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपको कोई इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही है? कोई आपको वोटर के हवाले से, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से गहमा गहमी है? अब आप कहते हैं जी वो जब शेड्यूल आएगा तो फिर करेंगे। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से तो पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ना कर सकें। तो हमने क्या किया है, हमने सारा के सारे सिस्टम को कैप्चर कर दिया है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं उभर के सामने आ रहा। लग ये रहा है कि हम कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन के जरिए नहीं जाना चाहते, हम एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट करना चाहते हैं। वो और भी नुकसानदेह है, क्योंकि माजी का तजर्बा बताता है कि जब भी आपने पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश की है, उसके नताइज मुस्बत नहीं मिले। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर की बात मैं कर रहा हूं, सबको ये सोचना चाहिए कि हम किस किस्म के इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, और इन इलेक्शन के नताइज से क्या हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना चाहते हैं, क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आपका एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरह की एम्बिग्युइटी क्रिएट करें जो भी जदून साहब कह रहे हैं और अपना कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे हमें ये इबाम खत्म कर देना चाहिए। अब हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और मैंने एक बात की है, ये जो परसेप्शन है कि किस जमात को मौका देना है, किस जमात को मौका नहीं देना, किसकी कैंपेन चलनी है, किसकी कैंपेन नहीं चलनी, कौन सी पार्टी बनानी है, कौन सी पार्टी नहीं बनानी, किसको फ्रंट फुट पे लाना है, किसको बैक फुट पे लाना है, ये जो अमल है। अब मुझे नहीं मालूम कि शहबाज शरीफ साहब क्या मैसेज लेके गए हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन होती है, नहीं होती है। अगर वापसी हो रही थी तो तब भी किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी थी, और अगर वापसी नहीं होती तो इसका मतलब ये भी किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो हो रही हैं, ये पॉलिटिक्स के हवाले से बेहतर फैसले नहीं है। आप सबके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करें, और वोटर को यह फैसला करने दें कि वो किस जमात को वोट देना चाहता है, और उसके मुताबिक फिर आप आगे प्रोसेस को आगे चलाएं। ठीक, आप सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब हमने ये आखिरी सेगमेंट में कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये तो हो गया, ठीक हुआ, गलत हुआ, आईनी हुआ, गैर आईनी हुआ, लेकिन अब इलेक्शन अगर हो रहे हैं 24-25 जनवरी को या इस आगे पीछे 1-2 दिनों में, तो क्या इसका होना पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि या ये भी बेहतर नहीं है? वो नहीं बेहतर है तो क्या इलेक्शन ही ना हो? इलेक्शन तो अब हम कम से कम करा तो लेना। क्या ख्याल है आपका? एक वक्फे के बाद इस पर बात करते हैं, और अगर कोई नतीजा निकला तो वो आपको बता ही देते हैं। एक वक्फा। जी नाज़रीन किराम, बहुत कम वक्त होता है, अब हम इसी बात पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर इलेक्शन अनाउंस हो ही गए हैं, अगर ये हो जाते हैं, तो ये क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे कि यहाँ ना ही करवाएं तो बेहतर है? जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले में? पाकिस्तान में मसाइल का ये है कि आपने जब दस्तूर तोड़ा है और दस्तूर पे अमल नहीं किया, उसका नतीजा जो भी निकला है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। बाज़ औक़ात इम्प्लाइडली हम जो है ना उसको वो करते हैं, और बाज़ औक़ात जो है एक्सप्रेसली करते हैं। तो दोनों सूरतों में इम्प्लाइडली अगर आपने वैसे जो ना मामला अपने कंट्रोल में रखें और इस तरह से कुछ मामला को कंट्रोल में रख के जो है वो कोई आगे पीछे करके चलाते हैं तो भी गलत। और अगर एक्सप्रेसली जब आप वाज़े तौर पे नजर आता है तो उसका भी नतीजा जो है इस वक्त ठीक नहीं निकला। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर मुआवजा करें तो उसमें फर्क जो है वो दस्तूर पे अमल करना। ठीक, वो इतनी आबादी के बोझ तले भी जो है वो अपना वजन उठा के चांद तक चले गए। हम उससे कम आबादी और निस्बतन खुशहाल इलाकों में रहने वाले लोग अपना बोझ भी नहीं उठा पा रहे। ठीक ठीक ठीक। जी जदून साहब, आप क्या कहते हैं? जी मुख्तसर के अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो कुछ बेहतरी होगी पाकिस्तान की, जहाँ ये गैर आनी होने की वजह से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा हमें? देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि जो आपको मनोहन कानून और आइन कहता है उस पर अमल करें, और जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इम्प्लीमेंट करे भी और कराए भी। तो इलेक्शन सिर्फ होना मैंने नहीं रखता, अगर हो भी जाते हैं तो अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं होते, फेयर नहीं होते, ऑनेस्टली एज पर लॉ नहीं होते, तो इलेक्शन को और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं इलेक्शन हों, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हों, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है आर्टिकल 218(3) के तहत कि इलेक्शन फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एज पर लॉ हो, और हर एक पार्टी को बराबर मौका मिले। और उसके बगैर अगर भी
अगर किसी मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये मैं कितनी आगे चैनलों पे कह चुका हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है आनी तौर पे इलेक्शन कमीशन। ठीक बात। जो किसी पार्टी को भी एतराज़ है वो इन राइटिंग और एविडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन को दे। अगर उसको समझ रहा है कि उसको कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है या उसको कोई डिफ़िकल्टीज है तो वो रिकॉर्ड पे पार्टियां लाएं, उसके बाद जो है उसको रिड्रेस करना इलेक्शन कमीशन का काम। ठीक है जी। सलमान आबद साहब, देखिए हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है मीर साहब। एक ही ऑप्शन है कि इलेक्शन के जरिए हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, और वजह से भी जदून साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि क्रेडिबल इलेक्शन को इंश्योर करें, और क्रेडिबल इलेक्शन को इंश्योर करेंगे तो मामलात आगे बढ़ सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त कुंजी तो हमारे पास यही है कि हम एक इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसी में ही पाकिस्तान के मफाद वाबस्ता है। ठीक जी। कंवर साहब क्या कहेंगे? अब इलेक्शन हो रहे हैं, होना भी बेहतर है कि यहाँ अगर जो लोग कह रहे हैं कि गैर आईनी वाली वो बात कर रहे हैं तो ना होना तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है जी, क्या कहेंगे? नहीं, गैर आईनी की बात तो नहीं है, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की बड़ी गलती पैदा हो गई है। मुझे अभी जदूर साहब ने और अपने हमारे दोस्त कामरान मुर्तज़ा साहब, सलमान आबद साहब, इनकी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मैंने सुनी। तो मैं गुजारिश करूंगा जहांगीर जदूर साहब से भी और मुर्तज़ा साहब से भी, कामरान साहब से, कि जनाब ने इलेक्शन कमीशन को और बाकायदा उन्होंने रेफरेंस भिजवाना चाहिए था कि आप किस कानून के तहत आप हल्का बंदियां करवा रहे हैं। जब उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 की जो इंटरप्रिटेशन दी है, हमारा पॉइंट ये था कि इसका मतलब ये है कि हल्का बंदी करवाई जाए, जबकि हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि नहीं, ये तो सीटों के एडजस्टमेंट का मामला होता है। तो हमें ये बताया गया तो सीटों का एडजस्टमेंट का मतलब है कि हल्का बंदियां करवाना। तो ये तो इमीडिएटली होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफर भिजवाते। जनाब आप किस कानून के तहत हल्का बंदियां करवा रही है, तो इस पर आप लागू ही नहीं होता, आप फारिग नहीं होता। तो ये तो बड़ी इंटरप्रिटेशन, अच्छी इंटरप्रिटेशन। आपका मतलब है कि अब इलेक्शन तो हो ही जाने चाहिए, इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन तो हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तैयार हो चुका है और वो इसके पीछे नहीं हटेगा। और चले दुआ करते हैं कि इलेक्शन भी हो जाए और शफाफ और खुशगवार माहौल में इलेक्शन हो जाए, और अगर कोई इसमें आईनी हुक्म रह गया है तो अल्लाह उसको भी कंडोन फरमा दे। यही कह सकता हूँ मैं, और क्या कह सकता हूँ। और उसके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर सूरत पैदा हो, यही दुआ कर सकते हैं। आए मिलकर दुआ करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।